हम लोग बात कर रहे थे आपका फंडामेंटल राइट पे। कोई भी बात हो, उस पीछे पर सोचने के दो तरीके ये हो सकते हैं। एक, आप इस दृष्टिकोण से सोचना शुरू करते हैं कि बात में क्या क्या कमियां हैं, और एक दृष्टिकोण ये होता है सोचने का कि आप ये सोचते हैं कि जो कुछ हमारे सामने है उस पर इस ढंग से विचार किया जाए कि उसमें से जो कुछ हमारे लायक हो, जो कुछ हमारे लिए अच्छा हो, वो ग्रहण कर लिया जाए। दुनिया में सोचने की यही दो पद्धतियां विकसित हुई, इसके अलावा सोचने की कोई और पद्धति है ही नहीं। तो जब राज्य की उत्पत्ति इस विषय पर सोचना शुरू हुआ तो भी यही दो बातें सामने थी। राज्य की उत्पत्ति का एक नकारात्मक सिद्धांत और एक राज्य की उत्पत्ति का सकारात्मक सिद्धांत है। यद्यपि नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांत के रूप में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कोई विभाजन विद्वानों ने नहीं किया है, यह हम अपनी ओर से कर रहे हैं। नकारात्मक सिद्धांत से मेरा तात्पर्य और अभिप्राय उन सिद्धांतों से जो ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की सुरक्षा के लिए हुई है और मनुष्य की सुरक्षा के लिए राज्य उसकी स्वतंत्रताओं में जो कमी करना चाहे वो कमी कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ महत्वपूर्ण है वो क्या है? आदमी की सुरक्षा। सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे जो वातावरण देश में बन रहा है उसमें ये कहा है कि कल सुरक्षा की मॉक ड्रिल होगी और उसमें हो सकता है आपको ये निर्देश भी मिले हैं कि आप अमुक समय से अमुक समय तक अपनी इन स्वतंत्रताओं का उपभोग नहीं करेंगे क्योंकि इस समय सुरक्षा महत्वपूर्ण हो रही है। तो सोचने के दो तरीके हैं किसी भी बात पर। एक वकील और एक शिक्षक कानून का, इसके बीच भी फर्क यही होता है। जो वकील का सोचने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है और वो भी उसी कानून पर विचार कर रहा है, और जो शिक्षक का सोचने का कानून का तरीका है वो बिल्कुल अलग है और क्योंकि वो भी उसी कानून पर विचार कर रहा है। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। वकील कानून के बारे में इस प्रकार सोचता है कि हम इसमें कमी कहां पर ढूंढ लें, यानी कानून जो कह रहा है वो जब हम इन तथ्यों पर जो उसके समक्ष उन पर लागू करें तो कैसे कैसे हम तथ्यों में वो कमियां ढूंढ लें जिससे वो कानून उन तथ्यों पर लागू ही ना हो पाए। जबकि शिक्षक जब सोचना प्रारंभ करेगा तो उसे तथ्यों पर कानून को लागू नहीं करना है, इसलिए वो कानून में अंतर्निहित जो खूबसूरती और सौंदर्य है वो उसकी चिंता करेगा और उस पर बात करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि वकील आपको अक्सर चिंतातुर, परेशान और चेहरे पर तनाव लिए ये मिलेंगे, और अगर वाकई शिक्षक होगा तो उसके चेहरे पर आपको एक शांति, ठीक है, एक आनंद और एक संतुष्टि, इसका भाव दिखाई देगा। यह अंतर इसलिए है क्योंकि वकील सोचने की जो प्रक्रिया अपना रहा है वो कमियों को ढूंढने की है, और कमियों को ढूंढने की ये जो सोचने की प्रक्रिया है इसे ही चिंतन कहा जाता है। सोचने की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक चिंतन है, दूसरा मनन है। ये फर्क है दोनों का, ठीक है। वकील उसी पर सोच रहा है लेकिन कमियां ढूंढ रहा है, इसलिए वो चिंतन कर रहा है विषय का। वो कमियां अपनी बुद्धि से उसमें पैदा कर रहा है या वो कमियों को देखने की कोशिश कर रहा है,
और जब भी आप कमियां देखने की कोशिश करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में तनाव ये आएगा। और जो शिक्षक है वो कमियां नहीं देख रहा है, वो कानून की अंतर्निहित सुंदरता को देख रहा है। इसलिए आपको उसके चेहरे पर एक संतुष्टि दिखाई देगी और सोचने की ये जो प्रक्रिया है इसे मनन कहते हैं। चिंतन कमियां ढूंढता है और मनन इस बात पर होता है कि जो कुछ हमारे सामने है वो हम अपने उपयोग के लिए, हमारे लिए वो लाभदायक सिद्ध हो, ऐसा उसे कैसे बना ले। ठीक है, मनन इस पर है। इसलिए मनन उस समय कुछ भी नहीं करता जब जानने की प्रक्रिया चल रही होती। पहले तो वो जानता है और पीछे मनन करता है, पीछे बैठकर सोचता है। और चिंतन की प्रक्रिया, इधर आपने बात शुरू की और इधर प्रारंभ हो गई, और तब आप उसकी बात ठीक से सुनते भी नहीं। और जब ठीक से सुनते नहीं, मीनिंग देयर बाय, आप उसकी बात में सिर्फ वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। वो जो कह रहा है वो तो आप सुनते ही नहीं। तो चिंतन और मनन ये दो प्रक्रियाएं हैं जो सोचने की प्रक्रियाओं के नाम से दुनिया में विख्यात हैं। और इन्हीं प्रक्रियाओं से क्या किया गया, राज्य की उत्पत्ति के विषय में सोचा गया है। और चिंतन के माध्यम से जो सोच पैदा होगी वो हमेशा नकारात्मक होगी, और मनन के माध्यम से जो सोच पैदा होगी वो हमेशा सकारात्मक होगी। तो राज्य की उत्पत्ति के विषय में दो प्रकार की, ठीक है, दो प्रकार के चिंतन, दो प्रकार की विचारधाराएं दुनिया में जन्मी है। एक, राज्य की उत्पत्ति इसलिए है क्योंकि मनुष्य की सुरक्षा करनी है, और जब सुरक्षा करनी तो उसकी स्वतंत्रताओं पर अंकुश ये लगाना पड़ेगा। जब भी आपकी सुरक्षा की बात आती है तब तब आपकी स्वतंत्रताओं को सीमित किया जाता है। वो चाहे बच्चे की सुरक्षा का प्रश्न हो या किसी की भी सुरक्षा का प्रश्न हो, क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। ये बातें ही बेवकूफी की हैं कि फला जगह कत्ल हो गया और पुलिस क्या कर रही थी, तो पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, आमनी प्रेजेंट पुलिस नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ सुरक्षा आपको खुद भी अपने लिए उपलब्ध करनी होगी। आपको उन जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहां इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो सकती। और दूसरा, जब पुलिस सुरक्षा करना चाहेगी तो आपकी स्वतंत्रताओं को सीमित करेगी ही करेगी, क्योंकि सुरक्षा ये स्वतंत्रताओं के साथ नहीं चल सकती। या यूं कहें, आपको संपूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त रहे और सुरक्षा भी चलती रहे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो प्रारंभिक विचारक है, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में, वो हॉब्स, उन्होंने जो चिंतन प्रस्तुत किया राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, वो एक नकारात्मक चिंतन है। उन्होंने ये कहा कि राज्य की उत्पत्ति ये व्यक्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हुई है। उन्होंने कल्पना की, क्योंकि कल्पना ही करनी पड़ती है, क्योंकि पीछे जो कुछ हो चुका है उसके बारे में साक्षात्कार या उससे साक्षात्कार ये संभव नहीं है। वो अब आपके सामने घटित नहीं हो सकता। कोई टाइम मशीन नहीं बनी हुई है, वो खाली फिल्मों में बनी हुई है। ठीक है, यथार्थ जिंदगी में कोई टाइम मशीन नहीं है कि पीछे जाकर देखा जा सके कि क्या हुआ था। वहां सिर्फ कल्पनाएं हैं। तो एक कल्पना हॉब्स की है, और हॉब्स ने कल्पना सामने रखी कि प्रारंभिक अवस्था जब रही होगी
तो दो ही बातें होंगी, या तो आदमी कमजोर रहा होगा या शक्तिशाली, तीसरी बात ही नहीं हो सकती। और सब कमजोर रहे हो यह भी संभव नहीं, और सब शक्तिशाली रहे हो यह भी संभव नहीं, क्योंकि जब कमजोर और शक्तिशाली दोनों आज हैं तो ऐसा ही पहले रहा होगा। तो कमजोर और शक्तिशाली ये दो विभाजन रहे होंगे। और आप जानते हैं संपत्ति उसे कहते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता देती है। वो संपत्ति सोना ही नहीं होती है, और सोना भी अगर अपनी कीमत खो बैठे तो फिर सोना सोना नहीं, ठीक है। और जिसके लिए सोना कीमत खो देता है उसके लिए सोना सोना बचता भी नहीं, ठीक है। जो मन से त्यागी है, जो वाकई जिसे दुनिया में कोई रुचि नहीं बची, उसके लिए सोना सोना नहीं है, क्योंकि उसके लिए कीमत खत्म हो गई सोने की। तो संपत्ति आपके लिए संपत्ति सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो जीवन जीने में सहायक है। तो तत्कालीन जो प्रारंभिक अवस्था रही होगी उस समय जीवन जीने में सहायता जिन चीजों ने की होगी, वो चाहे पशु रहे हों, चाहे कृषि के औजार रहे हों, चाहे शिकार के साधन रहे हों, कुछ भी रहा हो, वही संपत्ति होगी उस काल के मनुष्य की। और वो संपत्ति कमजोर के पास भी हो सकती थी और बलशाली के पास, दोनों के पास हो सकती थी, क्योंकि संपत्ति कमजोर के पास नहीं होगी ये बात नहीं है। हालांकि आज आपने कॉन्सेप्शन विकसित किया है कि कमजोर वो है जिसके पास संपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं होता। जिसके पास शारीरिक, देखिए, बल या कमजोरी है, इसके विभिन्न आयाम हैं। आपकी दिक्कत यह है कि आपका विजन सीमित है। आपकी दिक्कत सिर्फ इतनी है, अब सिर्फ एक तरह से सोचते हैं। आपको पुरुष शक्तिशाली दिखाई देता है, स्त्री कमजोर दिखाई देती। क्यों? क्योंकि पुरुष मसल पावर में, स्त्री से बलशाली है, लेकिन सहनशीलता में स्त्री का कोई मुकाबला ही नहीं है पुरुष से। पुरुष बेहद कमजोर है। उस स्थिति में आप जाएंगे, जो साइकोलॉजिकल बीमारियों के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल बीमारियां पुरुषों को ज्यादा है, महिलाओं को कम है, क्योंकि उनमें एक सहनशीलता का गुण है। तो ये उनकी ताकत है, मसल पावर आपकी ताकत है। ये ताकत के दो आयाम हैं, ठीक है ना। ताकत कोई एक ही तरीके की होती नहीं, ताकत के भी विभिन्न रूप हैं। आपकी दिक्कत यह है कि आपने ताकत का सिर्फ एक स्वरूप समझ रखा है, मसल पावर। जैसे कहा जाए ताकत आपके ध्यान में सिर्फ वही आती है, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। आपकी दिक्कत यह है। तो संपत्ति या कमजोर, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है। कमजोर शारीरिक तौर पर हो सकता है, और कमजोर उसे भी कह सकते हैं जिसके पास जो साधन है जीवन जीने में सहायता करने वाले, वे दूसरों की अपेक्षा कम है, वो भी कमजोरी है। दोनों कमजोर। लेकिन आप एक कमजोर को जानते हैं, और उस प्रारंभिक काल में इस शारीरिक कमजोर की ही बात हुई है। जो हॉब्स बात कर रहा है वो इस शारीरिक कमजोर व्यक्ति की ही कर रहा है। आप कहता है कि कमजोर के पास, यानी जो शारीरिक तौर पर कमजोर है, संपत्ति उसके पास भी हो सकती है, और जो शारीरिक तौर पर बलशाली है, संपत्ति उसके पास भी हो सकती थी। और संपत्ति चूंकि जीवन जीने में सहायक है, इसे दोनों उस संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये जीवन जीने के उन साधनों पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश ये दोनों ओर से होगी, कमजोर की ओर से भी, शक्तिशाली की ओर से। सफल हो असफल हो ये दूसरी बात है। और हाब्स कहता है इस चाह ने एक संघर्ष पैदा किया समाज में, क्योंकि संघर्ष हमेशा आपकी इच्छा से पैदा होता है।
संघर्ष स्थितियों से पैदा नहीं होता। ठीक है, आप अगर दुखी हैं तो अपनी इच्छा के कारण हैं, अन्यथा दुख का कोई कारण नहीं है। आपका हाथ टूट गया, आपको दर्द अनुभव हो रहा है, तो दर्द हाथ टूटने में अनुभव नहीं हो रहा, दर्द इसमें अनुभव हो रहा है कि आपको यह लगता है कि हाथ नहीं टूटना चाहिए था और टूट गया। जरा आप उस स्थिति की कल्पना करो और अपने मन में झांक के देखो, आपको बिल्कुल ठीक लगेगी बात अगर आप ये मान ले कि नहीं, हाथ तो टूटना ही था, इस हाथ की नियति इस समय पर टूट जाना ही थी। जैसे ये भाव आपके मन में उदय होगा, पीड़ा ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आप कोई जीवन का सिद्धांत देख लें तो पीड़ा हाथ टूटने में नहीं है, आपकी इस धारणा में है कि हाथ टूटना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो आपको आपकी धारणाएं दुख देती हैं। ठीक है, स्थितियां दुख नहीं देती। तो हाथ ये कहता है कि जो संपत्ति थी इसको सब पाना चाह रहे थे, दोनों ओर से संघर्ष था, क्योंकि इच्छाएं मनुष्य में है और वो इच्छा लगातार करता है। अब इस संघर्ष, इस इच्छा के परिणाम स्वरूप कमजोर भी बलशाली को मार सकता था और बलशाली भी कमजोर को मार सकता था। दोनों बातें हो सकती हैं। बलशाली कमजोर को किसी भी समय मार सकता है, लेकिन कमजोर बलशाली को मार नहीं सकता, यह बात नहीं है। ये तो रूस और यूक्रेन के युद्ध से साबित है। कोई मुकाबला नहीं है यूक्रेन और रूस का, लेकिन आज भी संपूर्ण विजय हो नहीं पाई है और हो भी नहीं सकती। ठीक है, यह सही है कि उनकी एक मिसाइल हमले के जवाब में पुतिन मतलब वो आपका खारकीव हो, कीव हो, उसे धुआं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा कि मॉस्को पर एक भी मिसाइल न गिर रही हो, ऐसा भी नहीं हो रहा। ठीक है, वो तो होगा ही। तो कमजोर भी शक्तिशाली को नुकसान पहुंचा सकता है और शक्तिशाली भी कमजोर को नुकसान पहुंचा सकता है, ये ध्यान में आया। तो हाथ कहते हैं यहां से राज्य जन्मा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, कमजोर शक्तिशाली को उस समय नुकसान पहुंचा सकता है जिस समय वो असावधान है। सोएगा, कम से कम सोएगा तो ही, और वो जिस समय सोएगा जरूरी नहीं कमजोर भी उसी समय सोए। और जब वो मारना ही चाहेगा तो पहले सो लेगा, बाद में जब तुम सोओगे तो तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि मारना गलत है इसको कहने वाला कोई है ही नहीं। इसको कौन कहेगा मारना गलत है? तो राज्य कहेगा। जो दूसरे को मारेगा उससे हम निपटेंगे और इस प्रकार निपटेंगे कि वो निपटना उस मारने वाले के लिए कष्टकर साबित हो। ये कौन कहेगा? ये तो राज्य कहेगा, ये तो संप्रभु कहेगा, ये तो सोवरन कहेगा कि हम मारने वाले से इस तरह निपटेंगे कि वो निपटना मारने वाले के लिए कष्टकर होगा। अर्थात इसी स्थिति को जब राज्य आपसे निपटता है और वो निपटना कष्टकर आपके लिए होता है, इसी परिस्थिति को दंड कहा जाता है। इसी को दंड कहते हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं सुना तो ऑस्टिन समझ में नहीं आने वाले, बेंथम समझ में नहीं आने वाले। हमने आपसे कहा हम एक भी शब्द फालतू नहीं बोलते। ठीक है, फिर ऑस्टिन और बेंथम कभी नहीं आएंगे समझ में, फिर आप बस उतना ही समझ के रह जाएंगे जितना सब समझ रहे हैं। और आज हमने अखबार में अभी पढ़ा था कि एनवायरमेंटल लॉ में 85% स्टूडेंट फेल हो गए हैं इस बार, और वो कह रहे हैं कॉपी गलत चेक हो गई, लेकिन हम
जो पढ़े तो हमें बड़ी खुशी हुई कि इस बार कम से कम एनवायरमेंटल लॉ की कॉपी सही चेक हुई है। 85% को फेल हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे थे नीचे, बस पढ़ के ही ऊपर बैठे कि 85% फेल हो गए, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम इस बार एक कॉपी कम से कम ठीक चेक हुई है, वरना 85% ही फेल होंगे, ठीक है, पास होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको बेंथम और ऑस्टिन की सिर्फ यही कल्पना है कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवरन विच इज सपोर्टेड बाय पेनाल्टी। हम पूछते हैं पेनाल्टी क्या है, तो आपकी हे। सोवरन कौन है, तो हे। समादेश क्या होता है, हे। क्या समादेश एक आदेश होता है, तो सोवरन रोज समादेश देगा। कौन कौन से समादेश जो कानून होते हैं उनकी क्या विशेषता है, और समादेश जो कानून नहीं होते उनकी क्या विशेषता है, ठीक है। इस सबसे आपका कोई ताल्लुक नहीं। तो हम जो कुछ बोल रहे हैं उसका एक एक वर्ड आपके उपयोग का है, इसीलिए बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है, ठीक है। तो वो जो ये तय करेगा कि ये गलत है और ये कोई नहीं करेगा, और जो करेगा उससे हम निपटेंगे, और जैसे निपटेंगे वो निपटना आपके लिए सुखकर नहीं होगा, ये सब कौन कहेगा, राज्य। और उससे हम निपटेंगे, ये जो निपटना राज्य का होगा, ये जिस अंग के माध्यम से होगा उसी को कार्यपालिका, उसी को सरकार कहा जाएगा, और कोई नहीं किसी को मारेगा। ये जो कहेगा यही राज्य का वो अंग होगा जिसे विधायिका कहोगे। और आपने वो किया है जो हमने मना किया था, ये जो तय करेगा यही न्यायपालिका कहलाएगी। और वो जो आपसे निपटेंगे, उस निपटने से जो आपको कष्ट और पीड़ा होगी, बस वही पेनाल्टी कहलाएगी, वही दंड है। क्योंकि दंड पाके आपको खुशी नहीं होती, दंड पाके दुखी होता है, ठीक है। तो हाफ्स कहता है, लेकिन उस प्रिमिटिव स्टेज में राज्य है ही नहीं, क्योंकि राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई यही तो हाफ्स बता रहा है। तो हाफ्स कहता है कि ये जो स्थिति थी इसमें किसी का जीवन, किसी की संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, इसलिए राज्य जन्म लिया, ठीक है। तो जो राज्य के जन्म के संबंध में हाफ्स का चिंतन है, ये नकारात्मक चिंतन की श्रेणी में है। यह सोचने की उस प्रक्रिया का परिणाम है जिसे चिंतन कहा जाता है, ठीक है। हमने आपसे शुरुआत में बात की, सोचने की जो प्रक्रिया है इसके दो भाग हैं, एक चिंतन है, दूसरा मनन है। और इसीलिए आपसे कहा जाता है सम्यक सोच तब विकसित होती जब चिंतन भी हो, मनन भी हो। जब तक चिंतन और मनन दोनों प्रक्रियाएं नहीं की गई हैं, तब तक सम्यक सोच विकसित नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया, क्योंकि चिंतन में विषयगत कमियां ये ढूंढी जाती हैं, और मनन में जो विषय है उसका विश्लेषण इस प्रकार किया जाता है कि विषय की जो अच्छाइयां हैं वो मेरे उपयोग में कैसे आ सकती हैं। तो चिंतन और मनन दोनों विचार की सम्यक प्रक्रियाएं हैं, दोनों का जब बैलेंस बनता है तब बात बनती है। एक प्रक्रिया हाफ्स की है, और उसने कहा यहां राज्य जन्मा, तो राज्य का प्राथमिक काम क्या हुआ, सुरक्षा। और जो सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य हो गया, तो डेफिनेटली राज्य को एक हक आ गया कि सुरक्षा इसे उपलब्ध कराने के लिए अगर हमें आपकी स्वतंत्रताओं की बलि ये भी देनी पड़े तो हम देंगे। और आपने, चूंकि राज्य को किसने जन्म दिया, लोगों ने। आप कहता है कि युगों पूर्व राज्य को जो जन्म दिया होगा लोगों ने दिया, तो चूंकि लोगों ने दिया इसलिए उन्होंने कहा हो न कहा हो, लेकिन उस काम के जो परिणाम होंगे या उस काम को करने के लिए जो आवश्यक काम होंगे उन्हें करने के प्रति सहमति, उन परिणामों को सहन करने की सहमति ये लोगों ने दी है, ये माना जाएगा। क्योंकि आपने ही वो काम किया ना भाई, आपने कत्ल किया। आप कहते हैं हमने तो जन्नत नशी करने के लिए कत्ल किया,
आपको उसके बारे में ये कैसे मालूम था कि वो जन्नत नशी ही हो जाएगा? भाई आप कहते हैं हमने उसे जन्नत नशी करने के लिए कत्ल किया, तो सवाल यह है कि जन्नत नशी होने के लिए जो आवश्यकताएं बताई गई हैं, जहां भी जन्नत का कॉन्सेप्ट है, वो सारी आवश्यकताएं इस व्यक्ति के संबंध में पूरी हो गई थी, ये तुम्हें कैसे मालूम? तुम झूठ बोलते हो, जन्नत नशी करने के लिए कत्ल नहीं किया था, तुमने मारने के लिए कत्ल किया है। ठीक है, झूठ बोलते हो तुम, तो इसे समझ लेना कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, और जब तुमने कत्ल किया तो इस काम के जो स्वाभाविक परिणाम हो सकते हैं उनको सहन करने के प्रति तुम्हारी एक विवक्षित सहमति है। हालांकि सहमति दंड के प्रति तो किसी की नहीं होती, लेकिन मानी जा सकती। तुम्हें मालूम था कि यह दंड मिल सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप काम उन साधनों के माध्यम से करते हैं जिन साधनों से वो परिणाम या वो काम, क्योंकि काम क्या है? अंततः परिणाम है ना। काम क्या है? अंततः परिणाम है। ठीक है, जो आपके एक दिशा में शारीरिक बल लगाने से उत्पन्न हो जाता है, उसी को तो काम कहते हैं आप। तो जब भी आप कोई बल किन्हीं साधनों से लगाते हैं और आप ये जानते हैं कि इस प्रकार बल लगाने से अमुक परिणाम पैदा हो जाएंगे, तो यह कहा जाता है आपने स्वेच्छा वे परिणाम पैदा किए हैं। यही स्वेच्छा वॉलंटरीली की परिभाषा आईपीसी की धारा 39 में दी गई थी। स्वेच्छा काम करना इसी को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई किसी के मन में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए स्वेच्छा उसने काम किया या नहीं किया ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन चूंकि आप जानते थे स्वाभाविक परिणाम क्या होगा, आप बंदूक किसी के ऊपर चला देंगे तो स्वाभाविक परिणाम क्या होगा ये आप जानते थे, और फिर भी आपने चलाई, इसका मतलब आपने वॉलंटरीली स्वेच्छा ऐसा किया है। और अगर आप कहते हैं स्वेच्छा हमने ऐसा नहीं किया, तो आप झूठ बोलते हैं। या आप बताओ, आप ही साबित करो कि आपने स्वेच्छा वैसा नहीं किया था। जो भी है वो आप पर ही जिम्मेदारी अफिक्स होनी चाहिए। तो हाफ्ट कहता है कि चूंकि सुरक्षा के लिए लोगों ने राज्य को निर्मित किया, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने राज्य के कहने पर सुरक्षा के हित में अपनी स्वतंत्रताओं को छोड़ देने का वायदा भी राज्य से किया है। और राज्य अगर उनकी स्वतंत्रताओं को सीमित कर रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो राज्य की उत्पत्ति का यह नकारात्मक सिद्धांत है जो मनुष्य की, ठीक है, जन्म के साथ मनुष्य को जो स्वतंत्रताएं मिली थी उस पर कमी करना न्यायोचित ठहराता है। लेकिन बात जब आगे बढ़ती है तो बात आगे बढ़ेगी, हर बात आगे बढ़ती है। और मसला सिर्फ चिंतन पर नहीं रुकता, मसला आगे बढ़ता है मनन पर। और जैसे ही आपकी रोटी से पेट भरेगा वैसे ही आगे की आवश्यकताएं ये आपके सामने आ जाएंगी। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि आज वो गरीबी नहीं है जो गरीबी हमने देखी है। ठीक है, आज वो गरीबी नहीं है, ये गारंटेड है। ठीक है, क्योंकि हम जब छोटे थे उस समय भी हमने कोई अभाव नहीं देखा, हमने कोई अभाव नहीं देखा। लेकिन फिर भी हमारे समय में कोल्ड ड्रिंक पीना ये बड़ी बात मानी जाती थी। आप अपने पिताजी से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कोल्ड ड्रिंक पीना ये बड़ी बात मानी जाती थी। और आज कोल्ड ड्रिंक कोई पीता नहीं, उससे कहो कि कोल्ड ड्रिंक पियो तो कहते कि नहीं गला खराब हो जाएगा। उस समय कोल्ड ड्रिंक पीना बड़ी बात मानी जाती थी। हमें टॉफियों के नाम याद है जो उस समय बड़े पॉपिन से एक आती थी लंबी सी, अब पता नहीं आती भी है जाने नहीं आती, 50 पैसे 35 पैसे की मिलती थी। और वो बच्चा सम्मानित समझा जाता जिसके पास पॉपिन्स नाम की टॉफी होती थी। आप गरीबी का अंदाज लगाएं, आज ये गरीबी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी टॉफी दे ही देता है। 1 रुपया हम लोगों को मिलता था, आज 1 रुपया मांगने वाले को दो तो वो थोड़ा हिकारत भरी दृष्टि से आपको देखता है।
ठीक है, इसके मतलब प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, 100% बढ़ी है, लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं बढ़ी है। क्यों? आपकी जो उम्मीद है वो हमेशा आगे को जाती है, जो है उसे तो आप देखते ही नहीं, आप हमेशा वो देखते हैं जो आपके पास नहीं है, और इसीलिए आप हमेशा दुखी हैं। और जो वो देखता है जो उसके पास है वो हमेशा सुखी है। आप में और महान व्यक्तियों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि महान व्यक्ति वो देख रहे हैं जो उनके पास है, आप वो देख रहे हो जो आपके पास नहीं है। ठीक है, और इसलिए सब कुछ आपके पास कभी नहीं हो सकता, और इसलिए आप कभी सुखी नहीं हो सकते। और अगर वो देखना शुरू करो जो आपके पास है, तो इस क्षण ही सुख उपलब्ध है, इसी क्षण। ठीक है, दूसरे क्षण में नहीं जाना, इसी क्षण उपलब्ध है। तो हाफ्स ने जब स्वतंत्रता और सुरक्षा ये राज्य का दायित्व बना दिया, तो बात आगे बढ़ेगी ही, क्योंकि संसार का नियम ही यही है। बात आगे बढ़ गई है, और फिर चिंतन नहीं, मनन शुरू हुआ कि आदमी जन्मा, और आदमी जब जन्मा पशुओं से भिन्न होकर जन्मा, तो सुरक्षा ये तो पशुओं को भी चाहिए, लेकिन आदमी जब पशुओं से भिन्न है तो इसका मतलब सिर्फ सुरक्षा, ये मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य ये नहीं हो सकता। ये चरम लक्ष्य पशुओं के जीवन का हो सकता है, ये आदमी के जीवन का चरम लक्ष्य नहीं हो सकता। ठीक है, और मनुष्य को, ये तो हाफ्स ने भी माना कि मनुष्य सारे अधिकार लेकर आया था, उसने अधिकार सारे समर्पित कर दिए राज्य के पक्ष में, इसलिए ताकि सुरक्षा यह उपलब्ध हो सके। और सारे अधिकारों का समर्पण अगर मनुष्य राज्य के पक्ष में नहीं करेगा, तो सुरक्षा के लिए जो कुछ जरूरी होगा वो सब करने का हक राज्य को मिलेगा ही नहीं। इसलिए मनुष्य ने सारे अधिकार ये राज्य के पक्ष में समर्पित कर दिए थे। ये हाफ्स की बेसिक कल्पना है, और इस कल्पना के कारण जो निरंकुश और आताताई राजा थे, उनके सारे कृत्य हाफ्स ने जस्टिफाइड बता दिए, क्योंकि हाफ्स का कहना यह था कि आपने तो शुरुआत में ही अपनी सारी स्वतंत्रताएं राज्य के पक्ष में समर्पित कर दी, तो राज्य जो कुछ कर रहा है वो आवश्यक रूप से आपके हित में है, और अगर नहीं भी है तो भी आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं। क्यों? आप अगर कोई चीज किसी को दान दे चुके तो दे चुके, अब बात खत्म है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो दान का दुरुपयोग करता है तो ईश्वर उसे भले ही दंडित करे, आपको कुछ कहने का कोई हक नहीं है। यह हाफ्स की बेसिक संकल्पना है। इसलिए निरंकुश राजाओं पर कोई अंकुश प्रजा स्थापित कर सकती किसी भी प्रकार का, यह हाफ्स की संकल्पना के परे की बात है, हो ही नहीं सकता। और हमने कल भी कहा था आपसे कि ये जो चिंतक और विचारक होते हैं, इन्हें सत्ताधीश अपने पड़ोस में इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये इनके कृत्यों के लिए औचित्य, आधार या आर्गुमेंट ये देते हैं, उत्पन्न करते हैं अपनी बुद्धि से, जो इनका काम होता है। और अगर आपको अपने काम का जस्टिफिकेशन मिल जाए तो आपसे गंदे से गंदा काम कराया जा सकता है। आप सोचो, जो आतंकवादी गिरोहों के सरगना है वो करते क्या है? रेडिकलाइजेशन, ये किस प्रक्रिया का नाम है? वो जस्टिफिकेशन, निर्दोष लोगों को मारने का उन लोगों के मन में उत्पन्न कर देते हैं
जो ये काम करते हैं। वो लोग कोई बुरे बुरे थोड़ी होते हैं, ना लोग अच्छे होते हैं ना लोग बुरे होते हैं, लोग तो होते हैं बस, इसके अलावा लोगों का कुछ और वो ही नहीं है। लोग तो सिर्फ होते हैं। किसी भी काम को करने के जो आधार हैं वो किसी को भी उपलब्ध करा दिए जाए, वो करेगा वो काम। इसी प्रक्रिया को रेडिकलाइजेशन ये कहा जाता है। इसलिए जब स्थायी शांति की बात आती है तो ये कहा जाता है कि रेडिकलाइजेशन जहां से हो रहा है उनको पकड़ो, और जब उनको पकड़ा जाता है तो वो समाज के बड़े प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग होते हैं, क्योंकि रेडिकलाइजेशन वही कर सकते हैं। रेडिकलाइजेशन को मिलिट्री जनरल नहीं कर सकता। मिलिट्री जनरल के प्रति तो आपके मन में विद्रोह रहेगा, उसकी तो बात आप सुनेंगे ही नहीं। क्योंकि हमने आपसे एक दिन और कहा था, एक बार और कहा था कि सुनना ये यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यांत्रिक प्रक्रिया का मतलब होता है आपने आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न कर दी, काम खुद ब खुद होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये यांत्रिक परिस्थिति है। आपने प्लग लगाया, बटन ऑन कर दिया, बस अपने आप चलेगा म्यूजिक, आपको कुछ नहीं करना है। और जो आपका कृत्य होता है, यानी जो यांत्रिक नहीं है, जो स्वाभाविक कृत्य है, वो उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो सुनना सदैव सुनना नहीं है। सुनना अगर यांत्रिक है तो फिर सुनना नहीं होता। आपके सिर्फ कान लगे हैं, ध्वनि हो रही है, कान के पर्दे पर गिर रही है, वहां से सूचना मस्तिष्क को जा रही है, सुनाई दे रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये यांत्रिक सुनना है। आप नहीं सुनना है, आप कुछ अलग है। आपका काम सुनना है, आप नहीं सुनना है। और सुनना आपका जरूरी है। सुनने में दो बातें हो सकती हैं, आपने सुना, कान ने सुना। अगर कान ने सुना है तो बस सुना अनसुना होगा, आज नहीं कल। और अगर आपने सुना है तो फिर जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। दोनों बातें अलग हैं, एक बात नहीं होती कभी भी। तो अब बात आगे चल पड़ी है। जो लॉक है वो आगे की बात करता है। वो कहता है आदमी जन्मा। जब आदमी जन्मा तो ये तो हॉब्स भी मान रहा कि सारे अधिकार लेकर आया, और लॉक भी मान रहा कि सारे अधिकार लेकर आया। क्योंकि बात अब आगे चलेगी, क्योंकि सुरक्षा राज्य का दायित्व तो बन चुका है, इसलिए बात अब आगे चलेगी। हमने कहा पहले पॉपिंस की गोली खरीदने के, पॉपिंस नामक टॉफी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, ठीक है। वो बच्चा क्लास का सबसे, ठीक है, शानदार तो ना कहें, लेकिन क्लास का सबसे रईस बच्चा माना जाता था, जिसके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता था, ठीक है। ये हम हाई स्कूल और इंटर की बात कर रहे हैं। और आज आप नर्सरी का बच्चा, उसकी किताबें खरीदने जाओ तो माँ बाप थोड़ा, मतलब थोड़ा उल्टा सीधा जरूर कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उन्हें ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने में बहुत परेशानी होती। उस समय परेशानी होती थी। यह संपन्नता का चिन्ह है, ठीक है ना। यह है संपन्नता की बात है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको संपन्नता दर्शित करेंगी। वो बच्चा, अब तो हमने देखा नर्सरी में लोग एक पेंसिल नहीं लाते हैं, पूरा डिब्बा खरीद के लाते हैं पेंसिलों का, पूरा डिब्बा, क्योंकि बच्चा खो ही देगा, ठीक है। शुरुआत में वो खोएगा ही, तो वो पूरा डिब्बा खरीद लाते हैं ताकि रोज जाने का झंझट न रहे। हमारे समय में एक पेंसिल, उसके दो टुकड़े ऐसे करके दिए जाते थे। और ये हम कोई गरीब घर से थे ऐसा नहीं, ये हमारे जो मध्यम वर्ग है उसके सभी बच्चों की स्थिति थी। तो इसका मतलब संपन्नता बढ़ी है। आज आपकी मांग अलग ढंग की हो गई है, ठीक है। तो हाफ्स ने जो कुछ कहा वो वहीं रुक गया। अब लॉक सामने आए हैं और लॉक ने कॉन्सेप्ट दिया कि मनुष्य जन्मा,
उसके पास सारे अधिकार थे, उसके पास सारी स्वतंत्रताएं थी, लेकिन एक डर था कि किसी भी दिन कोई भी इन स्वतंत्रताओं को नुकसान पहुंचा सकता है। हमने आपसे कहा था कि जब आप ये कहते हो कि हम दुखी हैं तो कुछ सूचनाएं आप दे देते हो। पहली सूचना, ठीक है, नहीं सॉरी, आप कहते हो कि हम सुख चाहते हैं तो कई प्रकार की सूचनाएं आप देते हो। पहली सूचना कि हम दुखी हैं, दूसरी सूचना कि हमें कुछ नहीं मिला तो हम दुखी ही रहेंगे, तीसरी सूचना कि अगर जो मिलने से हम सुखी होंगे वो मिल भी गया लेकिन खो गया तो भी हम दुखी होंगे। ठीक है, वो लगातार हमें हासिल रहना चाहिए, जिसके मिलने से हम सुखी होने वाले, ये सारी सूचनाएं आप देते हैं। अब राग कहता है सुखी तो सब है, लेकिन क्यों सुखी हैं? क्योंकि जितनी स्वतंत्रताएं वो ईश्वर के यहां से लेकर आए हैं वो सब उनके पास है, लेकिन एक छिपा दुख भी है। ये एक छिपा दुख का कारण भी है। अब छिपा दुख का कारण क्या है कि अगर ये स्वतंत्रताएं मेरे पास नहीं रही तो हम दुखी हो जाएंगे। ये वो छिपा डर है, ठीक है, जो प्रारंभिक काल में मनुष्य के मन में था। ठीक है, हमने कल भी कहा था कि राम बहुत महान है, उनके जैसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ, ऐसी हमारी मान्यता है, लेकिन उनके जैसा आदमी पैदा नहीं हुआ। ठीक है, उनके जैसा आदमी पैदा नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारी मान्यता है। कुछ लोगों की मान्यता ये भी है कि वो भगवान है, बात अलग है, लेकिन अगर आदमी माने हैं तो उनके जैसा आदमी पैदा नहीं हुआ। और आदमी कितना भी महान हो जाए लेकिन आदमी ही रहेगा। तो हमने ये कहा था कि राम इतने शुद्ध हैं, उन्हें शुद्धता की इतनी फिक्र है कि अशुद्धि का डर पैदा हो गया है। ठीक है ना, राग के समय आदमी इतना सुखी है, इतना स्वतंत्र है कि उसके मन में डर पैदा हुआ है कि कहीं ये स्वतंत्रताएं अगर खो गई, खोई नहीं है, किसी ने छीनी भी नहीं है, सब अपनी स्वतंत्रताओं का एंजॉयमेंट करने में लगे, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक डर है कि अगर ये खो गई तो हम दुखी हो जाएंगे। और चूंकि मनुष्य है, सोचने की शक्ति और बुद्धि ईश्वर के यहां से लेके आया है, इसलिए सोचेगा और इस परिस्थिति से निकलने का प्रयास ये करेगा। और उसने प्रयास किया और उसने राज्य को स्थापित किया और उसने ये कहा राज्य को स्थापित करते, कहा मीनिंग देर भाई इस इच्छा से राज्य को स्थापित किया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिसमें ये स्वतंत्रताएं जो हमें आज प्राप्त हैं ये सदा और सर्वदा सुरक्षित रहें, सदा और सर्वदा। इसका मतलब राज्य मनुष्य के जीवन में सीमित हस्तक्षेप कर सकता है, यह लॉक ने कहा। ठीक है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स के सूत्र देखेंगे तो वो सूत्र कैसे कुंजीभूत है, उसमें पूरा सिद्धांत 2 या 3 शब्दों में समझाया गया है। ठीक है ना, उसने कहा कि a+b a-b इंटू इतना इज इक्वल टू इतना। ठीक है ना, तो उसे जब आप उसका जब डेरिवेशन करते हैं, आप जब उसे सिद्ध करते हैं तो बहुत लिखना पड़ता है, और जितना आपने लिखा उतना सब कुछ एक लाइन में आ जाता है।
उसके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही होता है। अगर इसे सिद्ध करने की कोशिश की जाए तो बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा। वो जितना लिखना पड़ेगा वो सब कुछ एक लाइन में लिख गया। इसे कुंजीभूत बात कहते हैं। तो जो लॉक ने कहा और जो हॉब्स ने कहा, उसे अगर उसकी विवेचना होगी तो फिर बहुत कुछ कहना पड़ेगा। आप हॉब्स नहीं, लॉक ये कह रहा है कि जो हमारी वर्तमान अवस्था है स्वतंत्रता की, ये बनी रहनी चाहिए लगातार। और उसका ही समकालीन रूसो है। रूसो भी उसी का समकालीन है। वो भी इसी ढंग की चिंतन कर रहा है। वो भी ये कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, उसके पास सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं, सभी प्रकार की ताकतें ये थी, और जब वो पैदा हुआ तो समान था, क्योंकि चमड़ी का रंग डिफर होने से मनुष्य में जो अंतर्निहित गरिमा और मनुष्य के व्यक्तित्व के जो अविभाज्य अधिकार हैं, या उसके व्यक्तित्व के जो अविभाज्य अंग हैं, ऐसे अधिकार, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि सब एक ही प्रक्रिया से पैदा हुए, एक ही ढंग से पैदा हुए, पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में जरूर पैदा हुए, वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में जरूर पैदा हुए, लेकिन प्रक्रिया एक है। कोई अवतरित नहीं हुआ है। अवतार जिनको हमने कहा है वे जन्म लेने की साधारण प्रक्रिया से नहीं जन्मे, ठीक है ना। अगर राम या कृष्ण के जन्म की बात की जाती है तो वहां क्या आता है कि वे प्रकट हुए और फिर उनकी माता ने उनसे प्रार्थना की कि आप, ठीक है, बच्चे के रूप में प्रकट हुई है, कीजिए शिशुलीला, ठीक है, ऐसे करके आता है, ठीक है। तो वो बच्चे के रूप में प्रकट हुए, वे उस प्रक्रिया से नहीं जन्मे जिस प्रक्रिया से सामान्य मनुष्य जन्म लेता है। कमोवेश यही कहानी है, ईसा मसीह के जन्म के संबंध में भी है, ठीक है, कमोवेश यही कहानी है। ऐसे सारे लोगों के जन्म के बारे में होती है, ठीक है। तो चूंकि मनुष्य एक ही प्रक्रिया से जन्मा, इसलिए वो समान है, इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर आप चीजें ओरिजिनेशन से ही तो तय करेंगे, और कैसे तय करेंगे। न कोई छोटा हो सकता, न कोई बड़ा हो सकता है। दूसरी चीज, सब एक ही प्रक्रिया से जन्मे, तो इसका अर्थ भी यह निकला कि सब एक ही समान अधिकारों को धारित करेंगे, और सब समान है, और न किसी की गरिमा बड़ी है न किसी की गरिमा छोटी है, क्योंकि कपड़े पहनकर कोई पैदा नहीं हुआ था, मुकुट धारण करके कोई पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि जिस असहाय अवस्था में राजा ने जन्म लिया था, उसी असहाय अवस्था में रंक ने जन्म लिया है। तो मनुष्यों में एक स्वाभाविक समता है, और वो समता प्राकृतिक है। वो समता आर्टिफिशियल नहीं है, आरोपित नहीं है, वो स्वाभाविक समता, जन्मजात अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा, ये आरोपित नहीं है, ये स्वाभाविक है। हमने आपसे कहा था स्वभाव और आदत, इसके बीच फर्क यही होता है। आदतन जो कुछ होता है वो आप प्रारंभ में करते हैं जानबूझकर, और फिर वो आपकी आदत बनता है। स्वभाव वो है जिसे आप रोकना भी चाहो तो नहीं रोक सकते, वो होता ही है, उसमें आप करते नहीं, उसमें करता आप होते ही नहीं, वो तो होता ही है। सांस लेना स्वाभाविक है, अगर आप जिंदा हैं, लेते नहीं हो, आती है। अगर जिस दिन नहीं, मृत्यु जिस दिन होगी उस दिन आप चाहो तो सांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो सांस लेना स्वाभाविक है,
सांस लेना आपकी इच्छा का परिणाम नहीं है, आदत नहीं है आपकी कि आदत में तो चाहो तो मत करो, वो करना सुविधाजनक लगता है, लेकिन न करना आपके वश में नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर इसे मान लेंगे तो शराब कोई छोड़ ही नहीं सकता, सिगरेट कोई छोड़ ही नहीं सकता, मसाला कोई छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, कष्ट जरूर होगा लेकिन किया जा सकता है। जो स्वाभाविक वो किया ही नहीं जा सकता, उसके विपरीत कुछ हो ही नहीं सकता। आप चाहो सांस न ले, असंभव। या तो आप नहीं रहोगे तभी सांस बंद होगी, आप रहोगे तो सांस रहेगी, सीधी बात है। ठीक है, तो लॉक कहता है कुछ इनहेरेंट है आदमी में, लेकिन वो इनहेरेंट किसी भी दिन खतरे में पड़ जाएगा, ये समस्या है। लॉक कहता है इसलिए राज्य जन्मा, रूसो कहता है इसलिए राज्य जन्मा। और जब इसलिए जन्मा तो लॉक का जो इंप्लाइड कहना है वो ये कहना कि राज्य हस्तक्षेप तो कर सकता है मानव जीवन में, लेकिन इन स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए कर सकता है। अब लॉक मनन की प्रक्रिया पर चल पड़ा है, आप चिंतन की प्रक्रिया पर रहे, लॉक मनन की प्रक्रिया में आ गया। उसने क्या देखा? उसने पहले मनुष्य को देखा, उसके जन्म लेने की प्रक्रिया को देखा ध्यानपूर्वक, और जन्म लेने के समय मनुष्य की स्थिति को देखा। और जब उसने पाया जन्म लेने की प्रक्रिया, जन्म के समय मनुष्य की स्थिति, ठीक है, और जन्म के समय मनुष्य की परिस्थितियां एकदम समान हैं, तब उसके मन में यह विचार जन्मा। ये मनन की प्रक्रिया है। मनन की प्रक्रिया में पहले आप चीजों को सिर्फ देखते हो निष्पक्ष भाव से, उसका ना तो आप विरोध करते हो ना आप समर्थन करते हो। मनन की प्रक्रिया इसीलिए अच्छी है, उसमें कुछ नहीं करते आप। पहले तो आप मनन की प्रक्रिया में विचार के ग्राहक बनते हैं, पहले तो आप ग्रहण करते हैं विचार को बिना उसकी अच्छाई या बुराई का मूल्यांकन किए। और चिंतन में विचार के खंडन के लिए आपकी बुद्धि का प्रयोग ये शुरू हो जाता है, तो आप विचार को संपूर्णता से ग्रहण करते ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए चिंतन करने वाला स्वयं खंडित व्यक्तित्व का मालिक हो जाता है, और अंततः उसके चेहरे पर आपको संताप, विषाद, अवसाद ये सब दिखाई देगा। और मनन करने वाले के चेहरे पर आपको एक संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन, एक संतोष ये दिखाई देगा। विचारक सारे दुखी हैं और संत सारे सुखी हैं, क्योंकि विचारक चिंतन करता है, संत मनन करता है। ठीक है, तो लॉक मनन की प्रक्रिया में आया है, जो सिचुएशन है उसको उसने देखा और उस पर विचार किया। पहले देखा, क्योंकि अगर आप देखना, सुनना और विचार करना दोनों एक साथ करोगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान आपका जो है वो एक ही जगह लग सकता है, या तो देखने पे लग सकता है, विचार करने पे लग सकता है। ध्यान दो हो ही नहीं सकते। और ध्यान को ही कुछ लोगों ने मन कह दिया, वो कहते ना ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो जो तो गयो श्याम संग। अब को आराधे ईश, ठीक है ना, कि एक तो मन दो तो नहीं हो सकते, एक था वो कृष्ण के साथ चला गया। अब ये तुम जो ईश्वर बता रहे हो उसकी आराधना कौन करे? ठीक है, वो तो एक ही हो सकता है। तो चिंतन की प्रक्रिया में आप विचार और सोच दोनों एक साथ चलाते हो, इसलिए हो ही नहीं पाता। उसका परिणाम आपके व्यक्तित्व पर दिखता है। मनन में ऐसा नहीं होता, मनन में बात अलग होती है। पहले तो आपने देख लिया सब, फिर अब लॉक मनन की प्रक्रिया में आ रहा। उसने कहा कि मनुष्य क्योंकि प्राकृतिक तौर पर समान है, प्राकृतिक तौर पर डिफर नहीं है एक दूसरे से, इसलिए जो व्यवस्था बने वो वर्ल्ड वाइड बननी चाहिए। और वर्ल्ड वाइड व्यवस्था एक हो सकती है कि मनुष्य में ये डर है,
डर है, यानी रहा होगा उस समय, क्योंकि ये लोग ये चिंता कर रहे हैं ना राज्य कैसे जन्मा, ये चिंता कर रहे हैं ना। तो लॉक और रूसो इन्होंने ये माना कि मनुष्य जो जन्मा होगा, वो राज्य जो जन्मा होगा वो इसलिए ताकि मनुष्य को जो जन्म से प्राप्त अधिकार हैं उनकी सुरक्षा हो सके, इसलिए उनकी सुरक्षार्थ राज्य को सीमित हस्तक्षेप करने की जरूरत, ठीक है, अनुमति मनुष्य के जीवन में है। हाफ्ट कहता है कि शांति और सुरक्षा के लिए जो कुछ जरूरी हो वो सब कुछ करने का हक मनुष्यों ने राज्य को दिया, तो राज्य के अधिकार विस्तृत हो जाते हैं। इस तर्क वाक्य को अपनाएंगे अगर जो हाफ्ट दे रहा है, तो इस प्रतिपादना के आधार पर मनुष्य के जीवन में असीमित हस्तक्षेप का हक राज्य को मिलता है। और हाफ्ट ने ये जो तर्क वाक्य प्रस्तुत किया, क्यों? ताकि निरंकुश और इच्छाचारी शासकों के अत्याचारों को एक नैतिक आधार, एक तार्किक आधार दिया जा सके, इसके लिए वो काम कर रहे थे। लॉक और रूसो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो स्वतंत्रता संग्राम के पक्षधर हैं, उनके स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए सोच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो उनका स्टैंड तभी जस्टिफाई हो सकता है जब यह बात आए कि राज्य सब कुछ नहीं कर सकता मनुष्य के जीवन में, या राज्य जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ उचित है, यह नहीं माना जा सकता। तो इसके लिए आधार प्रस्तुत करना है। तो लॉक कहता है सीमित हस्तक्षेप यह राज्य कर सकता है मनुष्य के जीवन में, ताकि उसकी जो स्वतंत्रताएं ईश्वर के हाथ से मिली, उनका उपयोग, उनकी सुरक्षा ये अबाधित रहे। तो लॉक के हिसाब से राज्य को सीमित हस्तक्षेप करने का हक है, हाफ्ट के हिसाब से असीमित हस्तक्षेप करने का हक है। यहां से लॉक और रूसो ये दो लोग सामने आए और इन्होंने मनुष्य के कुछ जन्मजात अधिकार हैं इस संकल्पना की बात की। ये सारी बात हमने कही इसीलिए है ताकि ये जन्मजात अधिकारों की संकल्पना कहां से आती है ये बात आ सके। तो लॉक के कॉन्सेप्ट के साथ आता है कि मनुष्य के कुछ जन्मजात अधिकार हैं, वो मनुष्य के रूप में जन्मा बस काफी है और कुछ भी उसके साथ न जुड़े तो भी उसके कुछ हक है। ये नेचुरल राइट है जो उसे नेचर ने दिया, ये किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं है, उसने जन्म लिया बस, क्योंकि जन्म की प्रक्रिया एक, ठीक है, जन्म के समय मनुष्य को जो स्थिति है वो एक, कोई मुकुट पहनकर नहीं जन्मा, सब असहाय जन्मे। जब सब असहाय जन्मे तो मनुष्य की जो जन्म के समय स्थिति है वो एक है, मनुष्य के जन्म की प्रक्रिया एक है, बस वातावरण अलग हो सकते हैं। जहां कोई जन्मा वहां गर्मी थी और जहां कोई जन्मा वहां सर्दी थी, और गर्मी और सर्दी मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, वो नेचर के हाथ की बात है, ठीक है। इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता। और किसी को ये हक मिलता है कि किसी के साथ छोटेपन का, किसी के साथ बड़प्पन का व्यवहार करे, क्योंकि सब एक जैसी प्रक्रिया से ही जन्मे हैं और सबकी स्थिति जन्म के समय एक जैसी ही थी। तो इसका मतलब यह हो गया कि मनुष्य में कुछ अंतर्निहित गरिमा है, मनुष्य में कुछ अंतर्निहित अधिकार हैं जिनका वायलेशन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के लिए राज्य का जन्म मनुष्य ने दिया था। क्योंकि लॉक के मुताबिक प्रारंभिक मनुष्य को यह लगता था कि इस स्थिति में किसी भी दिन दिक्कत आ जाएगी, खलल पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लगातार मनुष्य में सुखी रहने की इच्छा थी और मनुष्य ये जानता है कि लगातार वो सुखी तभी रह सकता है जब सुख जो परिस्थिति उसे दे रही है इसमें कभी हस्तक्षेप न हो, और फिर मनुष्य उस सुखद परिस्थिति की रक्षार्थ कोई न कोई मैकेनिज्म इसे तैयार करने में रुचि रखता ही है।
तो लॉक कहता है कि राज्य वो मैकेनिज्म है जो मनुष्य ने अपनी प्रारंभिक चिंता के समाधान के लिए बनाया था। और उसकी प्रारंभिक चिंता क्या थी कि जो हमारी जन्म के समय प्रकृति से प्राप्त स्वतंत्रता और अधिकार हैं, ये अक्षुण्ण और सुरक्षित बने रहे। तो आपका जब जन्म ही मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब आपका जन्म मनुष्य की प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ, लाख के मुताबिक राज्य का जन्म काहे के लिए है? मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के रक्षा के लिए जो अंग जन्मा, उसे यह हक कहां से मिल जाएगा कि वह मनुष्य के उन प्राकृतिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप करे जो उसे मनुष्य ने दिए ही नहीं, जो उसे मानव समाज ने दिए ही नहीं, वो प्रकृति से लेकर आया था और उन्हीं की सुरक्षा के लिए आपका जन्म हुआ। तो आप रक्षक के रूप में भक्षक कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया, हर क्रांति का एक घोषणा पत्र होता है, क्योंकि आपको अपने स्टैंड को जस्टिफाई करना पड़ेगा। हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हम किसी पर युद्ध का निर्णय भी ले सकते हैं और हम किसी से शांति स्थापना का निर्णय ये भी ले सकते हैं, लेकिन हम एनआईए से जांच करा रहे हैं पहलगाम हमले की, ठीक है? क्योंकि कल हमें अपने स्टैंड को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने पाकिस्तान पर आक्रमण क्यों किया, आपको कैसे पता था कि पाकिस्तान का ही हाथ था। ये बात अजम्पशंस पर नहीं चल सकती। आपको दुनिया के सामने अपने स्टैंड को जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप में और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे आप कर रहे हो, ठीक है? आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, काहे, क्यों? क्योंकि युद्ध में नुकसान तो दोनों तरफ होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा नुकसान ना होगा, गारंटेड होगा। तो उस स्टैंड को जब जस्टिफाई करना पड़ेगा तो आप कहां से सबूत लाएंगे? क्योंकि तब तक सारे सबूत खत्म हो चुके होंगे। इसलिए पहले जांच, क्योंकि वो तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, हमें बताना होगा, तो चीजों को जस्टिफाई करना ही होगा। राज्य जब जन्मा ही मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, तो वो उसके अधिकारों का हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? ये बात फ्रांस की क्रांति के समय जो क्रांतिकारी फ्रांस की राज्य व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने एक राजनैतिक पेपर प्रकाशित किया, यानी अपनी भविष्य की जो योजनाएं हैं या वो क्यों संघर्ष कर रहे हैं, ये बात जब जनता के सामने रखी तो उसके लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये प्रकाशित किया। और मानव अधिकार जो वर्तमान में है, या जो वर्तमान में फंडामेंटल राइट, उन्हें नेचुरल राइट्स के नाम से वहां स्थान दिया गया। यहां से शुरुआत होती है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है ना? यहां से लॉकियन कॉन्सेप्ट से, लॉक के कॉन्सेप्ट से ये जन्म लेते हैं। और 17वीं शताब्दी में ये संकल्पना या उदाहरणा प्रकाश में आती है। ऐसा माना जाता है, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां तो ये बात बहुत पहले से रही है, लेकिन चूंकि हम वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो वर्तमान व्यवस्था में ये बात 17वीं शताब्दी से आती है, लॉक के कॉन्सेप्ट के आधार पर। कल हमसे कोई कह रहा था कि आप इस बात पर तर्क दीजिए, उन्होंने हमारा वो देखा होगा जो जातिगत जनगणना पर बात हुई कि फंडम जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है वो क्यों नहीं बदला जा सकता। अगर 13 जजेस से ज्यादा की बेंच गठित कर दी जाए तो फिर वो क्यों नहीं बदला जा सकता। तो हमारा उत्तर भी यही, बात संख्या की नहीं होती है, बात हमेशा विचार की होती है। एक आदमी भी सही कह रहा है तो वो
एक आदमी के द्वारा भले ही कहा गया हो लेकिन सही है, और 100 लोग गलत कह रहे हैं तो वो 100 लोगों द्वारा जरूर भले ही कहा गया हो लेकिन गलत है। बात संख्या की कभी नहीं हो सकती। ये तो बात ठीक ही है कि कोई भी चीज हो उसमें कुछ मूल है जिसकी वजह से उसको वो चीज कहा जा रहा है। अगर वो चीज उसमें से हट जाए तो फिर वो चीज उस चीज के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं रह सकती। आप क्योंकि आप अपने शरीर के भीतर हो, आप ही नहीं हो। तो आपका शरीर हो लेकिन वो मृत है, ठीक है, उसे आप नहीं कहा जा सकता। कहा जाता है कि फला मृत हो गए, फला दुनिया में नहीं रहे, जबकि फला जिस शरीर से पहचाने जाते थे वो दुनिया में है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है, हालांकि कुछ समय बाद नहीं रहेगा लेकिन अभी तो है। अभी आप कैसे कह रहे हो कि फला दुनिया में नहीं है, ठीक है। और जैसे ही आप अलग होते हो अपने शरीर से तुरंत कहा जाता है कि फला चले गए। तो ये भारत का संविधान है, भारत की राज्य व्यवस्था का आधार है, ठीक है। और भारत यानी कोई भूभाग नहीं हो सकता। भारत का मतलब कोई भूभाग नहीं हो सकता। यद्यपि भूभाग को हटाकर इस पर रहने वाले लोग भी भारत का निर्माण नहीं करेंगे, भूभाग भी जरूरी है। हालांकि यह भी माना जाता है कि केवल लोग और उनकी संस्कृति भूभाग न भी रहे तो भी एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यहूदी राष्ट्र इजराइल के अस्तित्व में आने से पहले इसी प्रकार दुनिया भर में रहा है, क्योंकि इजरायली यानी अपनी यहूदी संस्कृति के साथ जो इजरायली थे वो पूरी दुनिया में जिंदा थे। इसलिए इजराइल एक राष्ट्र था, यद्यपि भूमि उस राष्ट्र को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिली, वो बात अलग है। कॉन्सेप्ट ये भी है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि भूमि ये किसी राष्ट्र के जिंदा रहने की अनिवार्य शर्त नहीं है, ठीक है। भूमि न हो तो भी राष्ट्र हो सकता है, लेकिन फिर भी भूमि हो तो ज्यादा बेहतर है। तो भारत के जो निवासी हैं, अगर भारत का राज्य क्षेत्र हटा दिया जाए तो राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, ये सही है। लेकिन भूभाग हो तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन केवल भूभाग, लोग ना हो, वो किसी भी तरह भारत की मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता। लोग रहें, राज्य न रहे, यानी भूभाग न रहे तो राष्ट्र की मान्यता हो सकती है। लेकिन भूभाग रहे, लोग न रहे तो फिर राष्ट्र की मान्यता संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत की राज्य व्यवस्था और भारत की राज्य व्यवस्था नहीं, भारत की राज्य व्यवस्था के सफल संचालन के लिए, भारत में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत के नागरिकों के जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया। आप कुछ मत मानो, इतना तो मानना पड़ेगा कि अगर फंडामेंटल राइट हटा दिए जाए तो फिर मानव का या भारत के नागरिकों का जैसा विकास चाहिए वैसा विकास नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये संविधान की अगर उन्हें हटा दें तो ये संविधान जो आज एक वाइब्रेंट डॉक्यूमेंट है, ये एक केवल और केवल कागजों का संग्रह है,
ये तो हो सकता है, वैसे ही जैसे आपके जाने के बाद आपका शरीर, ठीक है, जिस तरह का होता है, जिस प्रकृति का होता है, वैसा तो ये हो सकता है, लेकिन इसे कम से कम भारत का संविधान नहीं कहा जा सकता, ये असंभव है। और दूसरी चीज, अगर न्यायपालिका, जो कि राज्य का ही भाग है, वो अगर इससे बड़ी बेंच गठित करके, जो केशवानंद भारती में जिसने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, क्योंकि हमने कहा ना किसी भी चीज में कुछ मूल है, वो नहीं अगर है तो उस चीज को वो चीज नहीं कहा जा सकता। भारत का संविधान भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत की व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने के लिए बनाया गया, और भारत की व्यवस्था सुव्यवस्था के रूप में बदले, ये भारत के लोगों को समर्पित है। और अगर भारत के लोगों का अंतिम विकास कोई चीज नहीं कर सकती तो उसे कम से कम सुव्यवस्था स्थापित करने वाला नहीं कहा जा सकता, और फंडामेंटल राइट के अभाव में यह संभव नहीं है। इसलिए फंडामेंटल राइट भारत के संविधान का निर्माण करते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। भारत के संविधान को, भारत का संविधान बनाता क्या है? फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। और फंडामेंटल राइट क्या है? नेचुरल राइट, जिसे सुरक्षित करने के लिए ही राज्य का जन्म हुआ। और उच्चतम न्यायालय राज्य का ही भाग है। तो अगर केशवानंद भारती से बड़ी बेंच गठित करके वो मूल ढांचे के सिद्धांत को बदलता है, तो क्या इसे राज्य का कृत्य कहा जाए? क्योंकि कृत्य तो वो है जिसके सुखद परिणाम हो, इसे कृत्य तो कह ही नहीं सकते। ये तो राज्य का मनमानापन होगा जो सिर्फ संख्या के आधार पर किया जाएगा। और ये तो लक्षण निरंकुश शासकों का है, ये कम से कम न्यायालय का लक्षण नहीं है। क्योंकि न्यायालय जो अवधारणा है वो न्याय से जुड़ती है, और न्याय का अर्थ है जो होना चाहिए वो अगर किया जाता है तो उसे करने की प्रक्रिया को ही न्याय कहते हैं। और जो न्यायालय है यानी उसको करने का घर है जिसे होना चाहिए, आले माने घर होता है, तो वो ये कैसे कर सकता है जो उसके जन्म के साथ असंगत है? क्योंकि वो राज्य का भाग है, और राज्य काहे के लिए? मनुष्य के नेचुरल राइट्स की रक्षा के लिए जन्मा, और नेचुरल राइट फंडामेंटल राइट का ऐलान है। उनको खत्म करने के लिए अगर वो सिर्फ संख्या बल का सहारा लेता है तो कम से कम वो न्यायालय नहीं हो सकता। जैसे ईश्वर कठोर हो सकता है, ईश्वर अन्यायी हो सकता है, ये ईश्वर की संकल्पना के खिलाफ है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे ही न्यायालय अतार्किक अन्यायपूर्ण कर सकता है, ये संकल्पना कॉन्सेप्शन के खिलाफ है। इसलिए आप ये कहें कि केशवानंद भारती से बड़ी बेंच गठित करके इस सिद्धांत को बदला जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 में अपने ही निर्णय को रिव्यू करने की ताकत है और वो बदल भी सकते हैं। लेकिन इस निर्णय को बदल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये स्वीकार ही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये न्यायालय शब्द की संकल्पना के खिलाफ है, ये हो ही नहीं सकता। तार्किक तौर पर इसका एक ही उत्तर है, नहीं, ये नहीं संभव है कि बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल बदल जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान को बचाने की जरूरत किसी के लिए नहीं है, कोई जरूरत नहीं, वो बचा ही हुआ है और वो बचा रहेगा, उसे बचाने की कोई जरूरत किसी को नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कुल मिलाकर लॉकियन कॉन्सेप्ट से वर्तमान में नेचुरल राइट या फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आता है, और ये पहली बार फ्रांस की क्रांति के राजनैतिक घोषणा पत्र में प्रकाशित हुआ था। और जब वहां ये प्रकाशित हुआ उसके बाद इसने दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों में स्थान पाया है, और हमारे देश में भी
संविधान में इसने मूल अधिकारों के नाम पर स्थान बनाया है और इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इस नाम से जो चार्टर आया है उसमें भी इसने स्थान बनाया है। और अब हम लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी था फंडामेंटल राइट के चैप्टर में, और देखेंगे दुनिया के किस किस देश में किस किस प्रकार से इसको सुरक्षा दी गई और हमारे देश में स्थिति क्या है, इस पर बात करके और फिर आगे देखेंगे, बात करेंगे।